कहानी का पूरा आनंद लेने के लिए कहानी के पिछले सभी भागों को ज़रूर देखें। उसका लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगी और साथ में कमेंट बॉक्स में पिन भी कर दूँगी, तो आप वहाँ से भी जाकर देख सकते हैं। अगर वो नहीं जाना चाहती तो बिल्कुल भी नहीं जाएगी और इसके लिए कोई उसे फोर्स नहीं कर सकता। व्योम की ओर सख्त सी आवाज़ सबके कानों में गूंज उठी। सब उसे हैरानी से देखने लगे। इन 3 सालों में पहली बार था जब वो उस दिन के बाद से आज यहाँ पर आया था। जाहिर सी बात थी, सबको हैरानी तो होनी ही थी और उसकी बात सुनकर और भी ज़्यादा। क्या बोल रहे हो तुम? वो क्यों नहीं जाएगी मेरे साथ? पत्नी है मेरी। और तुम होते कौन हो हमारे मामले में दखल देने वाले? इस बार रोनित ने कुछ गुस्से भरे स्वर में कहा। व्योम, तुम यहाँ कैसे और ये सब क्या बोल रहे हो? मयंक ने कहा। वो उसकी बात सुनकर अंदर आया और शान्वी के सामने जाकर खड़ा हो गया। व्योम बोला, तो तुम बन गई महान। नहीं बताया कुछ ना? मुझे तो लगा था कि अपने घर आई हो यहाँ तो बताया होगा, कल कुछ न कुछ फैसला लिया ही होगा। तुमने सबको बता दिया होगा। वो कुछ नहीं बोली, बस अपना सर झुकाए खड़ी रही। बेटा, किस बारे में बात कर रहे हो तुम? शोभा जी ने कुछ गंभीर होते हुए कहा। उन्हें भी समझ में नहीं आ रहा था कि क्या बातें चल रही है। उसने कुछ ना बोलते हुए अपने हाथ में ली हुई रिपोर्ट मयंक की तरफ थमा दी। मयंक ने एक नज़र सब पर डाली और फिर पढ़ना शुरू किया। वो जैसे जैसे आगे के पन्ने पलटता जा रहा था, उसके चेहरे के भाव बदलते जा रहे थे और सबकी नज़र भी इस पर ही टिकी थी। वहीं रोनित कुछ अजीब नज़रों से मयंक के बनते बिगड़ते भाव को देख रहा था। मयंक, क्या लिखा है इसमें? कुछ हमें भी बताओगे? दामोदर जी ने कुछ परेशानी से कहा। तेरी हिम्मत कैसे हुई मेरी बहन के साथ ऐसा बर्ताव करने की? वो काफ़ी गुस्से में आ चुका था। अपने दांत पीसते हुए वो रोनित की तरफ मुखातिब हुआ। मयंक, क्या हुआ है? शोभा जी फिर से बोली। मैं बताती हूँ आप सबको, कोमल ने कहना शुरू किया। सानवी की आंखों में कुछ आंसू आ गए थे। उसे कुछ कुछ अंदाजा हो चुका था। उसने कोमल को देख इनकार में सिर हिलाया, पर कोमल आज नहीं रुकने वाली थी। मम्मी, इसमें लिखा है कि हमारी बेटी के साथ डोमेस्टिक वायलेंस होता था। जगह जगह पर इसके शरीर पर कहीं जलने के निशान हैं तो कहीं कुछ और ये पागल लड़की सब कुछ सहती हुई आ रही है, हमें कुछ नहीं बताया, बस ये सोचकर कि हमें तकलीफ ना हो। ये घटिया लोग उसे इतना टॉर्चर करते हैं और ये हमारे सामने जो खड़ा है रोनित, यहाँ आने पर ऐसा लगता है कि बस हमारी बिट्टी के अलावा इसे कुछ दिखता ही नहीं है। शक तो मुझे इस पर कल ही हो गया था जब मैंने बिट्टी के हाथ पर ये निशान देखा था। फिर जब मेरी व्योम जी से बात हुई तो यकीन में मेरा शक बदल गया। कहते हुए उसने बिट्टी का हाथ सामने कर दिया जिस पर अभी भी कुछ निशान बने थे जो थोड़ा काले पड़ चुके थे। और पूछिए अपने बेटी से कि यहाँ आने से पहले कहाँ थी वो, जाने किसके साथ रात गुजार रही थी। पहले अपनी बेटी की हरकतों को देखिए जो मेरे घर का नाम बदनाम कर रही है। रोनित भी कहाँ चुप रहने वाला था। इतना कुछ सुनाने के बाद, तेरी हिम्मत कैसे हुई उसके खिलाफ एक भी शब्द निकालने की? व्योम ने चीखते हुए कहा। मैं कुछ भी बोलूं तुझे इतना फर्क क्यों पड़ रहा है? कहीं तेरे साथ ही तो नहीं थी? उसने अब सीधे तरीके से व्योम और सानवी पर लांछन लगाना शुरू कर दिया था। तुम्हें शर्म नहीं आती अपनी पत्नी पर ऐसे आरोप लगाते हुए? मैं तो तुम्हें कुछ हद तक ठीक समझती थी और तुम मुझ पर ऐसे ऐसे आरोप लगा रहे हो। सानवी बिखर गई और संभल ना पाने से ज़मीन पर ही बैठकर रोने लगी थी। हाँ, थी वो मेरे साथ और ये बोलने में मुझे ज़रा भी शर्म नहीं है क्योंकि वो मेरे घर पर थी, पूरे परिवार के बीच, और जिस हाल में मुझे मिली थी उस हाल में तो मुझे सब कुछ पता होने के बाद यहाँ पुलिस लेकर आना चाहिए था। पर नहीं, मैंने सोचा पहले ये सब उन लोगों को भी तो पता चलना चाहिए, उसके बाद जो फैसला होगा वही लेंगे। व्योम उन्हें सब कुछ बता रहा था कि उसे कानपुर में सानवी कैसे मिली थी, किस हाल में थी और फिर यहाँ कैसे आई। सब कुछ अपने कानों से सुनते हुए दामोदर जी के सीने में बहुत तेज दर्द महसूस हुआ। वो अपने सीने पर हाथ रखते हुए लंबी लंबी सांसें लेने लगे। पापा, कोमल दामोदर जी पर नज़र पड़ते ही चिल्लाई। सबने उन्हें लिटा दिया। कोमल भागती हुई उनके लिए पानी ले आई। वहीं बिट्टी, उसे तो कुछ समझ ही नहीं आ रहा था, वो बस रो रही थी। वो भी फुर्ती से खुद को संभालती हुई खड़ी हो गई। रोनित ने जैसे ही सानवी की तरफ एक कदम बढ़ाया, व्योम ने उसका हाथ पकड़कर उसे अपनी तरफ खींचा और उसके गाल पर एक जोर का झापड़ दे दिया।
तुम्हारी वजह से आज अंकल जी की ये हालत हुई। अगर उन्हें कुछ भी हुआ ना तो मैं तुम्हें छोड़ूंगा नहीं, और अभी भी तुम्हारे कर्मों का फल मिलना बाकी है, जो कि बहुत जल्द मिलेगा, उसने कहा। इसी के साथ वो दामोदर जी की तरफ भागा और उन्हें चेक करने लगा। सबने उन्हें ले जाकर रूम में लिटा दिया था और फिर शोभा जी ने भी उन्हें उनकी दवाइयाँ दे दी थी। वो अभी बेहोश हो चुके थे, उन्हें पैनिक अटैक आया था। क्यों किया तुमने ऐसा? क्या मिल गया ये सब करके? मिल गई कलेजे को ठंडक? मुझे समस्या थी ना, तो तुम बीच में क्यों पड़े? क्यों मेरी ज़िंदगी नर्क बनाने पर तुले हुए हैं सब? वैसे भी इसमें कुछ भी नहीं बचा है। पापा की जो भी हालत है वो भी बस मेरी ही वजह से हुई, इसलिए नहीं बताना चाहती थी अपनी परेशानी किसी को भी। अगर उन्हें कुछ भी हुआ तो मैं कभी खुद को माफ़ नहीं कर पाऊंगी। वो गुस्से और दर्द से रोते हुए चीख पड़े। जैसे ही व्योम दामोदर जी के रूम से बाहर आया, उसे अपने पापा की अब काफ़ी फिक्र हो रही थी और साथ ही खुद पर गुस्सा आ रहा था, और सबसे ज़्यादा तो व्योम पर। क्यों आया वो, और उसे ये सब बताने की क्या ज़रूरत आन पड़ी थी? और व्योम उसे देख रहा था कि जिस लड़की के लिए उसने इतना कुछ किया, इतनी दूर से आया, अब कैसे बोल रही है। कुछ नहीं होगा तुम्हारे पापा को, समझी तुम? मैं हूं ना, मैं करूंगा उनका इलाज, कुछ नहीं होने दूंगा। उसने जब सानवी के मुंह से अपने पापा की बात सुनी तो बोल पड़ा। वो भी कुछ हद तक समझ रहा था कि एक बेटी के दिल पर क्या बीत रही होगी। उसने सानवी को समझाते हुए कहा। मयंक अब हाल में आया और बिना कुछ बोले रोनित पर हाथ उठाना शुरू कर दिया, पर उससे पहले ही रोनित ने उसका हाथ पकड़ लिया। संभल कर साले साहब, वरना कहीं मुंह दिखाने लायक नहीं रह जाओगे। बैठाना घर में अपनी इस बहन को लेकर, कोई पूछेगा तक नहीं, और समाज में जो 10 तरह की बातें बनेंगी उनका भी जवाब देना। वो टेढ़ी मुस्कान देते हुए बोला। अपनी बहन को कैसे रखना है कैसे नहीं ये मैं अच्छे से देख लूँगा। तुझे परेशान होने की कोई ज़रूरत नहीं है। मेरी आंखों के सामने से दूर हो जाओ अभी इसी वक्त, वरना मैं क्या कर जाऊँगा मुझे भी नहीं पता, मयंक ने कहा। रोनित ने एक नज़र सानवी को देखा और फिर बाहर की तरफ जाते हुए बोल पड़ा। देखते हैं आगे आपको कितनी मिन्नतें करनी पड़ती है कि मैं इसे साथ ले जाऊं। इसकी तो, मयंक दांत पीसते हुए उसकी तरफ बढ़ा ही था कि व्योम ने उसे रोक दिया। मयंक, दिमाग से काम करो, अभी अंकल जी को ज़्यादा ज़रूरत है तुम्हारी। भैया सॉरी। सानवी की आंखों से आंसू नहीं रुक रहे थे। उसने मयंक के सामने अपने हाथ जोड़ लिए। पागल, कुछ नहीं होने देंगे हम पापा को, फिक्र मत कर। उसके बाद अभी इसका भी हिसाब लेना बाकी है, उसने सानवी को सीने से लगाते हुए कहा। व्योम अभी यहीं रुका हुआ था। दामोदर जी को वो लोग हॉस्पिटल में ले गए थे चेकअप के लिए, पर हेल्थ ठीक ना होने की वजह से उन्हें एडमिट कर लिया गया था। होश अभी तक नहीं आया था। पापा ठीक तो हो जाएंगे ना भाभी? उसने कोमल की गोद में सिर रखते हुए पूछा। कोमल और शानवी घर में ही रुकी थी। हाँ, कुछ नहीं होगा पापा को, तू टेंशन मत ले, और प्लीज़ रोना बंद कर, कब से रोए जा रही है, हेल्थ ख़राब हो जाएगी तेरी भी। वो उसके आंसू साफ करती हुई बोली। सानवी बोली, मेरी वजह से? चुप कर, तेरी वजह से कुछ नहीं हुआ है। तू उस नर्क से बाहर निकली है, यही बहुत है हमारे लिए। देखना पापा ठीक होने के बाद उन लोगों को छोड़ेंगे नहीं। और कोमल उसे समझाते हुए बोली। सुबह ही वो लोग दामोदर जी को हॉस्पिटल लेकर गए थे। शाम होने को आई थी। सानवी रोते हुए ही नींद की आगोश में जा चुकी थी। कोमल ने मयंक को कॉल करके पता किया तो उसने बताया कि अभी पापा ठीक हैं और अगले दिन डिस्चार्ज मिल जाएगा। दामोदर जी घर आ चुके थे। उनकी हेल्थ में सुधार था। सब लोग उनके साथ ही गए थे। बस कोमल और बिट्टी ही घर पर थी, तो वो दोनों भी उनसे मिलने उनके रूप में आई। उनके आते ही, आई एम सॉरी पापा, सानवी ने अपना सर झुकाकर ही कहा। उसे बहुत पछतावा हो रहा था। उसके मन में एक गिल्ट था कि उसके पापा की हालत की जिम्मेदार वही है। नाराज तो मैं तुमसे बहुत ज़्यादा हूँ। उन्होंने जैसे ही कहा, एक पल के लिए सानवी उन्हें ही देखने लग गई और उसके साथ ही सब दामोदर जी को देखने लगे। पापा, मैंने जानबूझकर कुछ नहीं किया। मैं नहीं चाहती कि ये सब सामने आए, इसलिए तो किसी को कुछ नहीं बता रही थी, क्योंकि मुझे पता था कि ये सब जानकर बहुत प्रॉब्लम होगी आप सबको। वो भर्राए गले से बोली। मैं गुस्सा इसलिए हूँ कि मेरी बेटी अब तक चुप रही। हाँ, मैं मानता हूँ कि ये सब होने के बाद लोग तरह तरह के सवाल करेंगे, पर जहाँ मेरी बेटी को इतनी तकलीफ़ हो रही है, मैं कैसे देख सकता हूँ?
आज तक मैंने कभी तुझ पर हाथ नहीं उठाया था और इतना कुछ अकेली सहन किया तूने। उनकी आवाज़ में काफ़ी दर्द था। पापा, वो भावुक होते हुए बोली। उनका हाथ थाम लिया। उन्होंने सानवी को अपने सीने से लगा लिया। ये शायद पहली बार था जब उन्होंने इस तरह खुलकर अपनी फीलिंग जाहिर की थी और उसे अपने गले से लगाया था, वरना तो काफ़ी सख्त ही रहते थे। कुछ भी सोचने की ज़रूरत नहीं है, तू अभी यहीं रहेगी हम लोगों के साथ, शोभा जी ने भी कह दिया। पापा, अब आप आराम कीजिए, ज़्यादा बात मत कीजिए, मयंक ने कहा। सभी एक एक करके उनके रूम से बाहर आ गए। अब शोभा जी भी उनके पास रुकी हुई थी। मयंक, सब कुछ ठीक है तो मुझे लगता है कि अब मुझे भी निकलना चाहिए कानपुर के लिए। मैं जिस काम से आया था वो पूरा हो गया, व्योम मयंक के साथ बाहर आते हुए बोला। मयंक और व्योम की उम्र में बस महीनों का अंतर रहा होगा, इसी वजह से दोनों एक दूसरे का नाम ही लेते थे और बचपन में काफ़ी दोस्ती भी थी दोनों में। मयंक बोला, तुमने जो किया है उसका एहसान मैं कभी नहीं भूलूंगा। तुमने मेरी बहन को उस नर्क में वापस जाने से रोका है। अगर तुम नहीं बताते तो हमें कभी पता ही नहीं चल पाता ये सब। प्लीज़ एक दिन रुक जाओ, आराम करो, फिर चले जाना। वैसे भी कल रात का पूरा दिन और रात तुम हम लोगों के साथ अस्पताल में ही परेशान हुए थे, तो आज थोड़ा आराम करो फिर जाना। कोमल भी मयंक की बात पर सहमति जताने लगी। कोमल और मयंक के इतना कहने पर व्योम भी उन्हें मना नहीं कर पाया और आज रुक गया था। सुनिए, आप भी फ्रेश हो जाइए, कल से परेशान हुए हैं इसी में और कुछ खाया पिया भी नहीं है। आप शावर ले लीजिए, उसके बाद मैं खाने को लाती हूँ, कोमल ने मयंक से कहा। उसने बस धीरे से सिर हिला दिया। वो काफ़ी परेशान लग रहा था क्योंकि कोमल भी कब से नोटिस कर रही थी। उसके माथे पर चिंता की लकीरें खिंची हुई थी, जो देख कोमल को काफ़ी बुरा लग रहा था। वो उसे परेशान किसी भी हालत में नहीं देख सकती थी। मयंक रूम में जाने लगा तो वो भी उसके पीछे ही आ गई। मयंक अभी रूम में पहुंचा ही था कि कोमल ने पीछे से ही उसे हग कर लिया। उसके सीने पर हाथ कसते हुए वो चिंतित स्वर में बोली, क्या हुआ? आप इतने टेंस्ड क्यों हैं? कोई बात है तो मुझे बताइए ना, हो सकता है मैं आपकी कोई हेल्प कर सकूं, या फिर हेल्प भी ना कर सकी तो आपका मन ज़रूर हल्का हो जाएगा शेयरिंग से। मयंक ने एक ठंडी सांस छोड़ी और उसे अपने आगे खींच लिया। बोलिए, क्या बात है? कोमल ने उसके गाल पर हाथ रखते हुए पूछा। कोमल, समझ में नहीं आ रहा कि सब कुछ हमारे साथ ही क्यों होता है। पहले वो लड़का जो बिट्टी की लाइफ में था, उसकी वजह से मुझे लगा कि मैं बिट्टी की शादी करा दूंगा तो सब ठीक हो जाएगा, पर मेरा फैसला इतना गलत निकला। वो इतना कुछ झेल रही थी और मुझे बिल्कुल भी अंदाज़ा नहीं था। पापा की हेल्थ पहले से ही इतनी ख़राब थी और अब बिट्टू की चिंता उन्हें खाए जा रही है कि क्या करेंगे हम और कैसे। उन लोगों को तो उनके किए की सज़ा ज़रूर दिलवाऊंगा, पर अभी बेटी का क्या करूं जो ऐसी हो गई है। कोमल, सच में यार मैं थक गया हूँ। अब पहले बेटी की शादी का कर्ज अब जाकर हमारे सिर से उतरा है। इतना कुछ करने के बाद भी वो खुश नहीं थी। पता नहीं कभी कुछ अच्छा भी होगा इस ज़िंदगी में, या जिम्मेदारियों के बोझ तले ही दबकर रह जाऊंगा। वो आज खुलकर अपनी फीलिंग शेयर कर रहा था। प्लीज़ आप ऐसा मत बोलिए, सब ठीक हो जाएगा एक दिन। मैंने आपसे पहले ही कहा था, आप खुद को मत खोइए इस काम और जिम्मेदारी के बीच में। मैं भी आपका हाथ बटाना चाहती थी, पर घर के बीच आप रिलैक्स रहिए, क्योंकि आपसे ही मुझे हिम्मत मिलती है सब कुछ मैनेज करके चलने की। बाकी सब ठीक हो जाएगा। मैं हर वक्त ज़िंदगी के हर मोड़ पर आपको आपके साथ ही मिलूंगी, उसने कहा और मयंक के बालों में हाथ फेरा जिससे उसे कुछ अच्छा लग रहा था। उसने कोमल का सिर चूम लिया। व्योम रूम में था और अपने फ़ोन में लगा था कि किसी की आहट पाकर उसने सिर उठाकर डोर की तरफ देखा। सानवी थी, एक ब्लू कलर की सिंपल सी कुर्ती, मुरझाया सा चेहरा जिस पर कोई रौनक ही नहीं थी। मांग में थोड़ा सा सिंदूर जो कल ही उसने लगाया था अब थोड़ा हल्का पड़ गया था। हाथों में दो दो चूड़ियां पहनी थी, काफ़ी बारीकी से। आज शायद पहली बार उसकी नज़रें उस पर ठहरी थी। मैं आ जाऊं? व्योम की नज़रें खुद पर महसूस कर वो हिचकते हुए बोली। तो व्योम की तंद्रा टूटी। उसने सहमति जताई। वो अंदर आई। बहुत कुछ बोलना था उसे, पर समझ नहीं आ रहा था कि क्या और कैसे शुरुआत करे। वो मैं कह रही थी कि आप, उसके लफ्ज़ लड़खड़ा रहे थे। शांत हो जाओ पहले, उसके बाद कहो क्या कहना है, उसने अपना फ़ोन बंद करते हुए कहा।
आपसे इतना बुरा बर्ताव किया, कल भी आपको बहुत कुछ बोल गई, हो सके तो मुझे माफ़ कर दीजिएगा। मेरा दिमाग नहीं चल रहा था पापा की हालत देखकर, अपनी फैमिली को मैं कभी अपनी वजह से दुःख में नहीं देख सकती। उसके लिए चाहे जो भी मेरे सामने हो मैं झेल सकती हूँ, उसने एक बार में ही सब कह दिया। पता है यही गलत हो तुम, नासमझ हो बहुत तभी। सानवी, गलत करने वाले से बड़ा दोषी उसे सहन करने वाला होता है। अगर तुम्हारे उस सो कॉल्ड हस्बैंड और उसकी फैमिली तुम्हारे साथ ठीक नहीं थी और तुम्हें घर भी नहीं बताना था, तो तुम खुद उन्हें सज़ा दे सकती थी। नारी कभी कमज़ोर नहीं होती, सम्मान तभी तक किसी का करना चाहिए जब तक वो उसके लायक हो, फिर सामने कोई भी हो। और एक बात जो हो चुका वो हो चुका है। मैं चाहता हूँ कि तुम एक नई शुरुआत करो, एक ऐसी लड़की बनकर दिखाओ जो खुद आत्मनिर्भर हो, जिसे किसी सहारे की ज़रूरत ना हो, जो अपने लिए ही नहीं किसी के लिए भी लड़ जाए। वो लड़की जो पहले इतनी चुलबुली सी थी, हर किसी से बेधड़क लड़ जाती थी। तुम्हें ऐसे देखकर मुझे अच्छा नहीं लग रहा, इतनी शांत, और ये आंसू। खुद को क्या बना लिया है तुमने? प्लीज़ खुद को पहले जैसा बनाओ, जिसके इतने शौक होते थे जो ख़त्म ही ना हो, जिसकी खिलखिलाहट पूरे घर में गुजा करती थी। व्योम उसे बहुत प्यार से सब कुछ समझा रहा था। जाने क्या हुआ, एक झटके में ही उसकी सांसें ही जैसे रुक गई। सानवी उसके सीने से लग चुकी थी। उसके मन में व्योम की बातें सुन खुद की याद आने लगी थी। क्या थी और वो क्या बन चुकी थी। इमोशंस काबू में नहीं थे। वहीं व्योम तो जैसे उसके इस स्टेप से अपनी जगह पर जम चुका था। रोनित के परिवार में बस वो, उसके मम्मी पापा और दादी थे। कुणाल साथ नहीं रहता था, पर ज़्यादातर आता जाता ही रहता था। अभी वो सब इकट्ठा ही बैठे थे कि कुणाल भी मौजूद था। रोनित ने सबको सारी बातें बता दी थी कि अयोध्या में क्या हुआ, और फिर उन्होंने बिट्टी को भेजा भी नहीं। ये अभागन लड़की हमारे घर की बहू बनाई थी, इसके बाप ने कुछ खास दिया भी नहीं था, फिर भी हम अपने घर में रखे, और देखो अब कौन कौन से दिन दिखा रही है। चारों ओर तमाशा बनाकर रख दिया है, इसलिए लोग क्या बोलेंगे, सब तो यही पूछेंगे कि बहू को कहाँ छोड़ आई। दादी काफ़ी गुस्से से बड़बड़ा रही थी। अम्मा, आप इतनी चिंता काहे करती हैं? हमारा रोनित कोई कम है क्या? इसके लिए कोई दूसरी अच्छी सी लड़की देखकर इसका ब्याह करा देंगे। दिक्कत तो उसकी होगी, वैसे भी एक छोड़ी हुई लड़की को कौन अपने घर में बिठाया है, और कब तक? खुद से ही परेशान हो जाएंगे, और कौन पूछने वाला ही है। अब उसको बस दिन भर मरी हुई सी रहती थी, जैसे जान ही ना हो। ना कोनो ठीक से काम होता था उससे, और ना आज तक हमारे घर को वारिस दे पाई। रोनित की माँ बोली, क्या बात है भैया, आप इतने परेशान क्यों दिख रहे हैं? कुणाल, जो कब से चुप था, वो रोनित को देखते हुए बोला। कुणाल, उसके भाई ने बोला कि वो पुलिस में कंप्लेन करेंगे। अगर मामला पुलिस तक गया तो बहुत बड़ी दिक्कत हो सकती है हम सबको, और फिर वो सानवी ने भी अगर बयान दे दिया तब तो और भी प्रॉब्लम खड़ी हो जाएगी ना हम सबके लिए। उसने अपनी चिंता सबके सामने रख दी। क्या भैया, आप भी कभी कभी इतने नादान बन जाते हैं? आपको लगता है कि वो मुंह खोलेगी? हिम्मत नहीं है उसमें इतनी, और आप नहीं संभाल पाते ना तो छोड़ दीजिए ये सब, मैं देख लूँगा आगे का क्या करना है और कैसे। कुणाल ने तैस में आते हुए कहा। तू इतनी चिंता काहे कर रहा है? कौन सा तुझे बहुत ज़्यादा प्यार करती थी वो? उसके पापा बोल पड़े। रोनित के घर में कोई भी ऐसा नहीं था जो कि उसे समझाता कि उसने गलत किया है, बल्कि सब एक से बढ़कर एक ही नमूने थे। वो वहाँ से उठकर सीधा अपने रूम में आ बैठा। चाहे जो भी जैसे भी रहा हो, पर शानवी के रहने से कितना आराम मिल जाता था सबको। सारा काम तो वही करती थी, नौकर बनाकर रख दिया था सबने, और अब उसके ना आने पर सब तिल मिलाए हुए थे, क्योंकि घर का सारा काम उन्हें ही तो करना पड़ रहा था। व्योम के पास शिखा जी का फ़ोन आया हुआ था। उसने उन्हें बता दिया था कि वो सानवी के घर आया हुआ है, पर क्यों, ये वजह वो आकर ही उन्हें समझा सकता था। पहले तो वो काफ़ी नाराज़ हुई थी, पर फिर ये भी समझती थी कि उनका बेटा कभी कोई गलत कदम नहीं उठाएगा। कोई बहुत बड़ी बात रही होगी, तभी वो उन्हें बिना बताए ऐसे वहाँ से चला गया। व्योम, कब तक आने वाला है? तू जानता है ना कि तेरे बिना मेरा मन नहीं लगता, और फिर अब 2-3 दिन हो चुके हैं तुझे वहाँ गए हुए। बस आज ही निकल रहा हूँ, आप टेंशन मत लीजिए। दी की तबीयत कैसी है? कोई प्रॉब्लम तो नहीं है ना? बिल्कुल ठीक है, वो रूटीन चेकअप के लिए समर्थ जी के साथ हॉस्पिटल गई है। ओके, आप अपना ख्याल रखिए, मैं आता हूँ आज, कहते हुए व्योम ने फ़ोन रख दिया।
वो ब्रेकफास्ट कर ही रहा था कि उसका फ़ोन बजने लगा था। शिखा जी की कॉल देख उसने झट से फ़ोन रिसीव कर लिया और अब बात करके फ़ोन रखा ही था कि मयंक बोल पड़ा, क्या हुआ, सब ठीक तो है ना वहाँ? हाँ सब ठीक है, बस माँ याद कर रही थी, वो कुछ मुस्कुराते हुए बोला। फिर सबने अपना ब्रेकफास्ट पूरा किया और उठ गया। व्योम वहाँ से गेस्ट रूम की तरफ जाने लगा अपना सामान लाने। उसने नोटिस किया था कि कल सानवी जब गलती से ही उसके गले लग गई थी तब से वो उसके सामने भी आने में कतरा रही थी, जो कि जाने क्यों व्योम को बिल्कुल भी पसंद नहीं आ रहा था। आज वो जाने वाला था, चाहता था कि सानवी भी कुछ तो बोले, पर नहीं, उसने तो एक भी बार उसकी तरफ देखा तक नहीं। गेस्ट रूम के जस्ट पहले ही सानवी का कमरा था, वो भी ब्रेकफास्ट के बाद सीधा अपने रूम में आ गई थी। सुनो ज़रा, उसने धीमी आवाज़ में उसे पुकारा। सॉरी, वो उसे देखते ही जल्दी से बिस्तर से उठ गई और व्योम के कुछ कहने से ही पहले सॉरी भी बोल दिया। व्योम ने अपने कदम आहिस्ता आहिस्ता उसकी तरफ बढ़ाए तो वो पीछे हटने लगी। उसकी आंखों के सामने कुछ धुंधली यादें घूमने लगी थी जिसमें उसे रोनित दिख रहा था। देखो तुम मेरे पास मत आओ, वो हकलाते हुए बोली। ओके सुनो, अच्छा मेरी बात। उसने सानवी की हथेली पकड़ ली और हल्के हाथों से रब करने लगा। वो एक डॉक्टर था और महसूस कर सकता था कि सानवी ज़रूर किसी बात पे पैनिक हो रही है। सानवी, क्लोज योर आइज एंड टेक डीप ब्रेथ, उसने कुछ तेज आवाज़ में कहा। सानवी ने वैसे ही किया। अब उसे कुछ बेहतर महसूस हो रहा था। उसने व्योम के हाथ से अपना हाथ तुरंत खींच ही लिया। इट्स नॉट अ बिग डील, तुमने हक कर लिया उस वक्त क्योंकि तुम्हें शायद उसकी बहुत ज़रूरत थी। इतना एम्बेरस होने की ज़रूरत नहीं है। और एक बात याद रखना, मैं हमेशा साथ हूँ तुम्हारे, एक अच्छा दोस्त बनकर। मेरा कॉन्टेक्ट नंबर ले लो, कभी भी नीड हो, कोई बात परेशान करे तो बिना सोचे डायरेक्ट कॉल करना, ओके? उसने कुछ नर्म लहजे में कहा। वो एकटक उसे देखने लगी थी। किसी ने उससे इतने प्यार से बात नहीं की थी पिछले 2 सालों में, और एक ये शख्स उसकी इतनी परवाह कर रहा था। फ्रेंड तो बन सकता हूँ, है ना? कहते हुए व्योम ने अपना हाथ आगे बढ़ाया। सानवी का ध्यान अब उससे हटा और वो उसके हाथ को देखने लगी जो व्योम ने बढ़ाया था। काफ़ी देर बाद उसने अपने कांपते हाथों को उसके हाथ पर रख दिया तो वो मुस्कुराया। उसने सानवी का नंबर अपने फ़ोन में सेव किया। कुछ आधे 1 घंटे बाद व्योम कानपुर के लिए निकल गया था। बिट्टी अभी अपने पापा के रूम से निकली थी। मयंक भी ऑफिस चला गया था। कोमल कुछ परेशान सी थी। कल से वो यही सोच रही थी कि क्या करे जिससे मयंक की फाइनेंशियली हेल्प हो सके हमेशा के लिए। काफ़ी देर के सोच विचार के बाद एक ख्याल उसके माइंड में आया। क्या हुआ भाभी, आपके एक्सप्रेशन मिनट्स मिनट्स में चेंज हो रहे हैं? सानवी जो उसे नोटिस कर रही थी बोल पड़ी। बिट्टी, मैंने कुछ सोचा है पर उसके लिए मुझे तेरी बहुत ज़रूरत पड़ेगी। तू मेरी हेल्प करेगी ना? उसने सानवी से सवाल किया। भाभी, मैं आपके साथ ही तो हूँ और आपको कभी मना किया है क्या? बोलिए आप, क्या बात है? उसने कहा तो कोमल ने बताया। बिट्टी, मैं एक बुटीक खोलना चाहती हूँ अपना और उसमें तेरी हेल्प चाहिए। तू मेरी हेल्प करेगी तो दोनों मिलकर बहुत अच्छा कर सकते हैं। भाभी, पापा की हेल्थ इतनी ख़राब है और आपको ये शौक़ पूरे करने हैं? सीरियसली आप ऐसा सोच भी कैसे सकती हैं? भाई के ऊपर ऐसे ही इतनी जिम्मेदारियां हैं, इतना खर्चा उठा रहे हैं वो, और अब आपके इस काम को शुरू करने में कितना पैसा लगेगा कुछ पता भी है आपको? वो पहले से ही इतना डिस्टर्ब चल रही थी, ऊपर से कोमल की बात सुन वो और भी भड़क चुकी थी। बिट्टू, खर्चे तो तेरे आने से भी बढ़े हैं। मयंक जी रोनित और उनके परिवार पर केस दर्ज कराने वाले हैं। आज उसमें भी होंगे पैसे खर्च। कोमल ने जब ये कहा तो वो एकदम शांत पड़ गई। उसे एक झटका सा लगा ये सुनकर, जबकि वो पहले भी इसी रीजन से सबसे दूर रही थी। पर कोमल के मुंह से ये सुनकर उसे हर्ट हुआ बहुत ज़्यादा। क्या अब उसका इतना भी हक नहीं था कि घर के मामलों में बोल सके? सच में इतनी पराई हो जाती हैं क्या बेटियां कि ब्याह के बाद कभी वापस आई हमेशा के लिए उनके पीछे खर्च पैसे का भी ध्यान रखा जाता है? भाभी, वो हकलाते हुए बोली। मयंक जी पर कितनी जिम्मेदारियां हैं और वो कैसे मैनेज करके चल रहे हैं, कितनी टेंशन में रहते हैं, ये बात तुमसे ज़्यादा करीब से मैंने महसूस किया है बेटी। आई नो कि मैंने जो जो भी कहा उसे तुम्हें काफ़ी हर्ट हुआ होगा, पर मेरा इंटेंशन ऐसा बिल्कुल भी नहीं था। मैं बस तुम्हें ये रियलाइज़ कराना चाहती हूँ कि ये मेरा भी घर है और अगर मैं कुछ सोच रही हूँ तो ज़रूर इससे इस घर की भलाई जुड़ी हुई होगी।
कोमल ने कुछ शांत भाव से कहा, पर उसकी बातों में कुछ सख्ती भी थी। वो बस चुप सी खड़ी थी, जो देख कोमल आगे बोली, मुझे भी बहुत अच्छे से पता है कि नया काम शुरू करने में बहुत सारे पैसे लगेंगे, जो कि मयंक जी के पास इस वक्त तो बिल्कुल भी नहीं है। और किसने कहा कि मैं उन्हें इस बात के लिए परेशान करने वाली हूँ या उनसे बोलने भी वाली हूँ। मेरे दिमाग में तो जस्ट अभी अभी ये ख्याल आया, तो मैंने सबसे पहले तुम्हें शेयर किया, ये सोचकर कि तुम्हें भी अच्छा लगेगा। तुम भी अपने दर्द से थोड़ा बाहर निकलकर किसी नए काम में जुड़ोगी तो ध्यान भटकेगा। पर तुम मुझे ही गलत समझ रही हो। तुम्हें बेटा बोलती हूँ, उसका मतलब समझती हो अपनी छोटी बहन। एक बहुत अच्छी सहेली मानती हूँ मैं तुम्हें, जो सबसे लड़कर भी तुम्हारे साथ खड़ी रहती है। मैंने तो बस अपने दिल की इच्छा तुम्हें बताई थी। और रही बात पैसों की, तो उसके लिए मैंने अपने पापा से बात करने का सोचा है, पर मुझे लगता है कि मैंने बहुत बड़ी गलती कर दी। कुछ भी करने का सोचकर कहते हुए कोमल कुछ उदास सी वहाँ से जाने लगी कि सानवी पीछे से ही उससे लिपट गई। बेटी हटो, मुझे बहुत काम है। कोमल उसका हाथ अपनी कमर से हटाने लगी। उसकी आंखों में नमी उतर आई थी। आई एम सॉरी, प्लीज़ माफ़ कर दीजिए। आप जानती हैं ना कि मेरा माइंड काम नहीं कर रहा। मैं सच में बहुत नासमझ हूँ। प्लीज़ भाभी, वो भरे गले से बोली। कोमल उसे रोते नहीं देख सकती थी, तो उसका हाथ एकदम से हटाकर उसकी तरफ पलटी। चुप, वो उसके आंसू साफ करती हुई उसे अपने गले से लगा ली। मेरी बिट्टी बहुत समझदार है, बस कभी कभी कुछ सिचुएशन में ज़्यादा ही फंस जाती है। हम दोनों मिलकर मयंक जी की हेल्प करेंगे, है ना? उसने काफ़ी प्यार से सानवी के गाल पर हाथ रखते हुए कहा। तो उसने हाँ में सिर हिलाया। कोमल मुस्कुराई और उसका माथा चूम लिया। हेलो पापा, कैसे हैं? मैं तो अच्छा हूँ, पर आज कहाँ से मेरी बेटी को मेरी याद आ गई, वरना यहाँ आना तो बहुत दूर की बात है। वो कभी फ़ोन भी कर ले, इतना टाइम नहीं होता उसके पास। पापा, वो कुछ लंबा खींचते हुए बोली, तो उधर से हंसने की आवाज़ आई। अच्छा, क्या हुआ? सब ठीक है ना? अचानक से कॉल किया तूने, वरना तू इस टाइम नहीं करती। मयंक तो ठीक है ना? जी पापा, हम दोनों ठीक है, बस मुझे कुछ चाहिए था आपसे। हाँ बेटा, बेझिझक बोलो, जो मेरा है वो सब कुछ तुम्हारा ही तो है। पापा, मुझे 5 लाख रुपए चाहिए। कोमल बेटा, पैसे तुम्हारे अकाउंट में ट्रांसफ़र हो जाएंगे, अभी जितने भी चाहिए। पर बेटू, कोई प्रॉब्लम है क्या? बता मुझे। पापा, दरअसल मैं अपना काम शुरू करना चाहती हूँ। मयंक जी के पास बहुत सारी प्रॉब्लम्स है। मैं बस थोड़ी सी हेल्प के लिए ये स्टेप उठाना चाहती हूँ, उसने कहा तो वो मुस्कुराए। बहुत अच्छा फैसला किया है मेरी बेटी ने, और मैं बहुत खुश हूँ। तुम्हारे अकाउंट में 10 लाख रुपए डाल रहा हूँ। आगे भी चाहिए हो तो बताना। पापा, मुझे बस 5 लाख की ही ज़रूरत है। अब क्या मैं अपनी बेटी को कुछ दे भी नहीं सकता? नहीं पापा, मेरा वो मतलब नहीं था। अच्छा बेटा, मैं बाद में कॉल करता हूँ, अभी एक क्लाइंट के साथ मेरी मीटिंग है। ओके पापा, बाय, और अपना ख्याल रखिएगा, कहते हुए कोमल ने फ़ोन रखा। वो इस वक्त काफ़ी खुश लग रही थी। मयंक जी का बर्थडे आने वाला है, उसी पर सरप्राइज़ दूंगी। इन्हें अभी बताने का कोई फ़ायदा नहीं, पर मम्मी और पापा जी से बात करनी होगी सबसे पहले। वो कुछ सोचती हुई बोली। कोमल काफ़ी बड़े ख़ानदान से बिलोंग करती थी। उसे कभी पैसे खर्च करने से पहले सोचना नहीं पड़ता था, पर यहाँ आने के बाद काफ़ी चेंजेस आए थे उसकी लाइफ में। मयंक का स्वभाव और परिवार देखकर उसके पापा ने उसे इस घर में ब्याहा था। शाम को मयंक कुछ देर से आया। उसने केस दर्ज करा दिया था रोनित और उसके परिवार के खिलाफ, और साथ ही वकील से भी बात कर ली थी सानवित और रोनित के डाइवोर्स के लिए। वो कपड़े चेंज कर बैठा ही था कि कोमल उसके पास आई। कोमल बोली, चाय ले आऊँ आपके लिए? मयंक बोला, नहीं, रहने दो। पापा की तबीयत कैसी है? ठीक है वो, कोमल ने कहा और पानी का गिलास उसकी तरफ बढ़ाया। मयंक ने उससे पानी लेकर पिया और चेयर पर पीछे अपने दोनों हाथ लगाता हुआ सिर रख आंखें बंद कर लिया। मैं मालिश कर दूं, रिलैक्स लगेगा? कोमल ने उसे थके देख पूछा। पर तुम्हें तो अभी किचन में काम। मयंक के बात पूरी करने से पहले ही वो बोली, बिट्टी बना रही है, मैंने सब्जी बना दी थी, बस रोटियां ही रह गई है, उसने कहा वो बना लेगी। कहते हुए कोमल ऑयल ले आई और उसके सिर की मसाज करने लगी। व्योम इस वक्त शिखा जी, काजल और समर्थ के साथ बैठा था। उसने सानवी के साथ जो जो हुआ था सारी बातें सबके सामने रख दी थी। इतने घटिया लोग हैं हमारे समाज में, आज भी किसी को इस हद तक कैसे टॉर्चर कर सकता है कोई? काजल कुछ हैरानी और गुस्से से बोली।
बहुत सी जगह पर ऐसा होता आ रहा है आज भी, पर मुझे बिल्कुल भी अंदाज़ा नहीं था कि वो बच्ची इतना कुछ झेल रही होगी। मैंने अपनी नाराज़गी के चक्कर में उसके साथ कैसा बर्ताव किया, अब खुद पर ही शर्मिंदगी महसूस हो रही थी। शिखा जी ने अपना सिर झुकाते हुए कहा, माँ आप गिल्टी फील मत करिए, सानवी बहुत प्यारे दिल की है, वो आपसे बिल्कुल भी नाराज़ नहीं है और ना ही कोई शिकायत है उसे आपसे। व्योम ने उन्हें समझाते हुए कहा तो काजल और सामर्थ्य व्योम को देखने लगे। सानवी की तारीफ करते समय और सानवी का नाम लेते समय व्योम के चेहरे पर एक अलग ही चमक थी जो कभी भी उन्होंने प्रेरणा के साथ उसके चेहरे पर महसूस नहीं की थी। व्योम और सानवी की जिंदगी क्या मोड़ लेगी, आगे क्या होगा इस कहानी में जानने के लिए देखते रहिए कहानी का अगला भाग। अगर आपको कहानी अच्छी लग रही है तो वीडियो को लाइक शेयर एंड चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग। मिलते हैं कहानी के अगले भाग में।